हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर प्रोबेबिलिटी, और इसमें हम 3 लेक्चर पहले ही ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और थर्ड अगर लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि सर मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। सबसे पहले बात की थी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स मेरे पास क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा रिवीजन किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में। ये सुनो, अगर आपको याद हो तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने सर 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो इन दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, यानी दो ऐसे इवेंट जिनके किसी एक के होने से, किसी एक के पहले होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस टाइप के इवेंट को हम बोलते थे इंडिपेंडेंट इवेंट। और यहाँ पे हम एक चीज़ बोलते थे कि अगर मेरे पास ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सुनो, यस, और इसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। दूसरी अगर मैं बात करूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो कौन से इवेंट होते हैं? सर कोई भी दो इवेंट ले लीजिए, ए और बी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इवेंट्स की आउटकम्स को देखूं तो इनमें कोई भी कॉमन आउटकम्स मेरे पास नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन आउटकम मेरे पास नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूं और उसमें बोलता हूं इवन नंबर, तो एक इवेंट मेरा हो गया सर इवन नंबर मीन्स 2 4 6, और वहीं पे अगर मैं दूसरा इवेंट लेता हूं ओड नंबर, तो वो होंगे सर 1 3 5। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या? सर इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इनमें खास बात क्या होती है? सर यहाँ पे ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा सर? एक फाई या नल सेट होगा। तो यहां से मुझे एक चीज मिलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कि अगर दो सेट मेरे पास, और सॉरी दो इवेंट मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनका यूनियन जो होगा दैट सिंपली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए आज का लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। कि अगर मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन मैं बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू probability of B, and when they are mutually exclusive events then we can say उनका जो यूनियन होगा वो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हुआ? यूनियन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ये दोनों हो गए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, बट यहाँ तो इवेंट ही नहीं है, आउटकम ही जीरो है, तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज जीरो, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? जीरो होगी। दैट्स वाई ये चीज मुझे मिलेगी। तो ये दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये। तो आज मेनली हम लेक्चर में करने क्या वाले हैं उसकी बात करूं तो आज हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे हम सीखेंगे कि दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कब मल्टीप्लाई किया जाता है और कब ऐड किया जाता है। यही चीज मैंने बताई, कब मल्टीप्लाई किया जाता है और कब ऐड किया जाता है। लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं। तो उसके लिए मैंने सिंपल से एक चीज बताई थी कि जो चीजें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में अप्लाई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने देखा हो जो मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहां अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता लगे ना लगे कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली वो अप्लाई कर पाओगे इजीली, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि दो इवेंट में जब ऐसा चीजें आएगी कि ये एंड दिस एंड दिस, मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है, तो 99% केसेस में आपको वो इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे ये और ये, ठीक है, तो क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा, बाकी चीजें समझ में आएगी क्वेश्चंस के साथ। तो होप सो ये दो चीजें आपने नोट कर ली कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा और एक्सक्लूसिव होगा तो उसमें क्या होता है। तो ये दो फॉर्मूले एक तरह से मुझे पता होने चाहिए। बाकी में चीजें आपको बहुत बेसिक से, मतलब इन फॉर्मूलों के अलावा भी चीजें यही होंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट चीज़ों को नॉर्मली कैसे सीखा जा सकता है, ठीक है, जो नॉर्मल भाषा बोल देते हैं ट्रिक, तो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है
ठीक है, उसको आसानी से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया कि भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो हम करते थे ना कि मल्टीप्लाई कब करना है और ऐड कब करना है, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं, एक्सरसाइज 15.4 का। A man and his wife appear for an interview for 2 posts। ठीक है भाई, 2 पोस्ट हैं और एक मैन और उसकी वाइफ क्या है इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। ठीक है, तो मैं एक इवेंट एक इसने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन। ठीक है, सो लेट बी, मैं इसको ए ले रहा हूं, हस्बैंड सिलेक्शन। ये एक मेरा इवेंट हो गया भाई, हस्बैंड का सिलेक्शन हो, और इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है मुझे गिवन है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7। सिमिलरली इसने साथ साथ दे दिया दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। तो दूसरा इवेंट मैंने बोल दिया सर, इवेंट बी वाइफ सिलेक्शन, और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5। यानी हस्बैंड के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 1/7 है और वाइफ के सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं, 1/5 हैं। What is the probability that the first part, 3 पार्ट मुझे गिवन है और पहले पार्ट में बोला इसने, क्या बोला इसने, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। मुझे उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ये दोनों सिलेक्टेड होंगे। ये दोनों क्या होंगे, सिलेक्टेड होंगे, उस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए। तो अब पहली चीज ये आती है, दोनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो एक बार लिख देता हूं, बोथ विल बी सिलेक्टेड। दोनों क्या होने चाहिए मेरे, सिलेक्टेड होने चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है क्या होगी। ठीक है, तो पहले ये देखिए ए और बी इवेंट क्या है। पहले मैं जो फॉर्मूले करवाए थे उससे, फिर हम नॉर्मल से कॉन्सेप्ट से, जैसे मैं बताया था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मुझे बताइए ए और बी जो है वो कैसे इवेंट लग रहे हैं आपको, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कैसे इवेंट लग रहे हैं आपको। सर इसका सिलेक्शन और इसके सिलेक्शन पे क्या कहीं पे इफेक्ट दिख रहा है आपको। नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में कई बार मिलेगा कि उन दोनों का सिलेक्शन जो है इंडिपेंडेंट है, बट इस क्वेश्चन ने नहीं गिवन है तो भी आपको बोलना है। उसने क्या बोला कि मेरे पास 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट के लिए दोनों कैंडिडेट अपीयर हुए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की डिपेंड करती है इसकी परफॉर्मेंस पे और इसकी डिपेंड करती है इसकी परफॉर्मेंस पे, ना कि इसकी अगर ये सिलेक्ट हुआ तो ये नहीं होगा, तब ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अगर अच्छा परफॉर्म किया ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा। इट मीन्स ये दोनों इवेंट कैसे हैं सर, ये दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। एंड इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट हम सब जानते हैं कि मेरे पास एक ही फॉर्मूला है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस और नो, यस। सो मुझे बताइए ये ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा है मुझे। ठीक है, ए क्या है सर, हस्बैंड सिलेक्शन कि हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए, और बी बोल रहा है सर वाइफ सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन जब मैंने माना तो मैंने बोला कि दोनों सेलेक्ट हो जाए, मुझे उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब दोनों सेलेक्ट हो जाए, यही तो मुझे निकालना है, बोथ विल बी सिलेक्टेड। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, दोनों प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट मीन्स 1/7 इंटू 1/5, यू गेट योर 1/35। दैट्स योर आंसर। इजी, बहुत इजी। ठीक है, सिर्फ समझाने की बात है, बाकी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया। यस। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले, देखो ये हस्बैंड सेलेक्ट हो गए, ये वाइफ सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है। ठीक है, अब इसने बोले मुझे दोनों की निकालनी है, और जब बात दोनों की हो रही हो तो अगर मैं किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा 1/7 एक प्रोबेबिलिटी लिखा। अब कंफ्यूजन मुझे इस बात में है कि सर मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ। दूसरी प्रोबेबिलिटी जो मुझे गिवन है, क्योंकि इंडिविजुअल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये है, एक प्रोबेबिलिटी कोई भी लिख लो जो आपका दिल करे, मैंने 1/7 लिख लिया। अब बात ये आती है कि मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो एक तरीका तो हमने ये सीख लिया कि भाई दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो उस कंडीशन में क्या है, 1/7 मैंने लिख लिया। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, तो वो मैं ऐड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, वो कैसे डिसाइड करूँ। तो इसने क्या बोला, इसने बोला दोनों सिलेक्टेड हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने 1/7 लिखा, अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो 2 अलग अलग चीजें हो जाएगी। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें हो जाएगी। और प्लस साइन क्या करता है, अगर आपको पता हो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि प्लस माइनस से 2 टर्म अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो मुझे एक सिंगल टर्म में देखना है, सिंगल टर्म में क्या ये इवेंट कंप्लीट हो रहा है।
बोथ विल बी सिलेक्टेड, नहीं सर एक ही सिलेक्ट हुआ यहाँ तो। जब बात एक ही, मुझे 2 पूछे गए थे, मैंने एक ही सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई ही आएगा। सो दूसरा क्या है 1/5, तो आंसर आएगा 1/35। ठीक है, प्लस कब आएगा नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। तो होप सो ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन, अब ध्यान से एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, बोथ विल बी सिलेक्टेड मुझे 2 चाहिए। ठीक है, मुझे 2 चाहिए, यानी सिंपल से मान के चलो कि एक टर्म में मुझे 2 चीजें चाहिए, और एक टर्म मतलब बीच में प्रोडक्ट ही आ सकता है, मल्टीप्लाई ही आ सकता है, एडिशन में 2 सिंगल टर्म नहीं बनती है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने इन दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सिंगल का पूछता ना तब बात अलग हो जाती। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पार्ट इसने बोला है ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। सो द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इसने मुझे पूछी है ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इसका क्या मतलब है ये बताइए मुझे। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चांस ये बन सकता है कि हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए, यस नो, ये हस्बैंड सिलेक्ट हो गया, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, तो ये सिलेक्ट हो गया तो अब ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वाइफ सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसको मैं बी कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक इवेंट मेरा ये बन सकता है। दूसरा इवेंट ये बन सकता है कि भाई हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ हो और वाइफ सेलेक्ट हो गई होगी। तो ये 2 चीजें पॉसिबल है। जब उसने बोला कि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, उस कंडीशन में मेरे पास ये 2 चीजें बन सकती है। ए तो सिलेक्ट हो गया, बी सिलेक्ट नहीं हुआ, या फिर ए सिलेक्ट नहीं हुआ, बी सिलेक्ट हो गया। ये सुनो, इसके अलावा हो सकता है क्या? ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि दोनों सिलेक्ट ना हो या दोनों सिलेक्ट हो जाए। तो दोनों सिलेक्ट तो मैं पहले निकाल चुका हूं। ठीक है, मुझे कोई एक चाहिए, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। चीजें क्लियर? यस। अब फिर से बात वही आती है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं। अब एक चीज तो हम सीख चुके हैं, देख, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर ए और बी को मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट बोला, तो हमने ये लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर ए और बी मेरे क्या हैं सर, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए और बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारे क्या होंगे सर, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर ये सिर्फ है तो बाकी सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो एक चीज तो मुझे यहां से क्लियर होगी कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। क्या हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि भाई एक ए तो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, और बी सिलेक्ट ना हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो एक पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इज 1/7, बट बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास नहीं है, तो क्या हम निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको हटा दें एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी सर? 1 - 1/5। Probability of B and probability of not B is 1 minus probability of B simply. So this become your simply 4/5. Similarly चलो probability of A complement भी निकाल लेते हैं, तो 1 में से माइनस करो क्या बचेगा? 6/7. ठीक है, so this is A intersection B complement is 1/7 into B complement means 4/5. तो simply this become 4/35. तो ये चीजें क्लियर है कि probability of A के सिलेक्शन की और B के सिलेक्शन की नहीं। Similarly अगर मैं बात करता हूं सेकंड चीज कि probability of A is not selected but B is selected, A is not selected but B is selected क्या होगी? ठीक है, तो A is not selected मतलब 6/7 और N2 1/5, solve it, you get 6/35। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस इवेंट को अगर हम बोल दूं probability of event इवनलेट, और इस बात को मैंने बोल दिया E2। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर मैं से पूछा जाता कि A इज सिलेक्टेड B इज नॉट सिलेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी। अगर मैं से बोला जाता A इज नॉट सिलेक्टेड बट B इज सिलेक्टेड, तो मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए? ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो इस केस में मेरे पास दोनों चीजें बनती है ना भाई, ऊपर वाली भी नीचे वाली। अब मुझे ये बताइए कि ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। यहां तो हमने सीख लिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करूं जो हमने सीखा था कि भाई इसने बोला ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड का मतलब है दूसरा अनसिलेक्टेड होना चाहिए 100%। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसलिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2-2 टर्म चाहिए मुझे। ठीक है, 2-2 प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोडक्ट में सिंगल टर्म बनाने के लिए। ये कहूँ क्लियर यहां तक? ओके, अब मुझे बताइए E1 और E2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, ये जो 2 इवेंट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ठीक है, these are mutually exclusive event,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डरने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आया तो बताऊंगा, सिंपल सा तरीका, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स, अब ध्यान से देखो, ए सेलेक्ट हो रहा है, बी नहीं हो रहा, यहाँ पे बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा, दोनों अलग अलग है कि नहीं, इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है E1 यूनियन E2, जो फाइनल आंसर चाहिए। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो ये भी चांस है, ये भी चांस है, दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड। और यूनियन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही मैंने निकाला अभी। तो E1 मैंने निकाला 4/35, वो निकाला मैंने 6/35, एड देम यू गेट 10/35, 5 2 10, 5 7 तो 2/7 इज योर आंसर फॉर दिस वन। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये समझाने में टाइम लग रहा है, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार फिर से जो सिंपल मेथड है हमारा, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या करोगे, सिंपल सा तरीका। सबसे पहले जो चीज़ें बोली गई कि इसने बोला कि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो मेरे दिमाग में ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड में सबसे पहले ये चीज़ आ जानी चाहिए कि भाई इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दो इवेंट थे ए और बी, तो यानी ए सिलेक्ट हो जाए, बी ना हो, बी हो जाए, ए ना हो, यही पॉसिबल है, दो केसेस, ओके। अब ये बात आती है कि अगर मैं सिर्फ इतना निकालूं, पहला केस में अगर देखूं कि ए सिलेक्ट हो जाए और बी ना हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए बट नॉट बी, मींस ए इंटरसेक्शन बी ही चाहिए मुझे अल्टीमेटली, ठीक है। और दोनों की बात कर रहा हूं, अब यहां से ना ये आइडिया ले लो, ठीक है भाई, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और जब दोनों के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे प्रोबेबिलिटी सिंगल टर्म में आनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो 1/7 इंटू 4/5, दो है ना, कि एक सिलेक्ट हो जाए, एक ना हो, एक साथ होना चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि एक सिलेक्ट हो गया तो दूसरे के बारे में क्या है, वो सिलेक्ट भी हो सकता है और सिलेक्ट ना भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। सेम केस मैंने यहाँ किया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे मैंने दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये इंडिविजुअली फुलफिल कर रहा है मेरी चीज? हाँ सर, ये सिंगल टर्म बना दिया, दो प्रोबेबिलिटी को मैंने मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बना दी। अब जैसे ही कोई एक सिंगल टर्म, ऐसे दो केसेस बने ना, सिंपल सा तरीका क्या है, अब ये दो केसेस अलग अलग बन गए, तो ये एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी दे रहा है मुझे किसी चीज की, ये इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहा है कि एक सिलेक्ट हो गया, एक नहीं हुआ, ठीक है। ये भी बोल रहा है एक सिलेक्ट हो गया, एक नहीं हुआ, तो अब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए, तो अब इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे मैंने बताया परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते थे, ठीक है, कि भाई 3 × 2 वेज है तो 3 × 2 वेज कर दिया। अब दूसरा तरीका जो भी आएगा वो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपल सा तरीका। क्लियर, होप शूट इज क्लियर, ठीक है। और भी सिंपल जाना चाहते हो तो इट इज ऑलवेज बी लाइक दैट, कि जब भी मैंने ऐसी कोई चीज़ बनाई, ठीक है, तो जो दो सिलेक्शन बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाई होगी, और जितने केसेस बने उसके मेरे, वो सब हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। तो इससे आसान और कुछ नहीं बताया जा सकता, दैट्स इट। एंड द लास्ट पार्ट इज योर नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कोई भी उनमें से सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए मतलब मैं बात कर रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, कि दोनों ही सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो यहां पे भी क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या आएगा भाई, तो सिंपल है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट into probability of B complement, that's quite simple. Put the values. मैंने निकाला A complement is 6/7, B complement is 4/5. Solve it. So this 24 divided by 35. That's your answer. Easy? That's your first question. और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कुछ ऐसे ही हैं। तो अगेन मैं आपको वही सजेशन दूंगा, क्या करना है आपको, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ खुद से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, एंड देन आप सॉल्यूशन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, मे बी एक आधा क्वेश्चन और देख लें एंड देन वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक आप स्टेटमेंट को समझोगे नहीं, जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जामिनेशन इज 3/7। भाई स्टूडेंट ए जो है वो एग्जामिनेशन पास कर ले, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/7, ठीक है। एंड दैट ऑफ स्टूडेंट बी पासिंग इज 5/7, और स्टूडेंट बी पास हो जाए एग्जाम में, उस बात की प्रोबेबिलिटी है सर 5/7, ठीक है। अज्यूमिंग द टू इवेंट्स ए passes and B passes are as independent, तो इसने अब तो बता दिया मुझे
कि दोनों इवेंट क्या है सर, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जैसे ही वो इंडिपेंडेंट इवेंट मिले बोले ना, तो एक बार ये साइड में फॉर्मूला लिख देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो क्या अप्लाई करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द फर्स्ट पार्ट इज ओनली ए पासिंग द एग्जामिनेशन, सिर्फ ए एग्जाम पास करे इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओनली ए। भाई जब उसने बोला कि सिर्फ ए ही पास होना चाहिए, इसका मतलब उसने साथ साथ ये बोल दिया कि बी फेल भी होना चाहिए। ठीक है, बी क्या होना चाहिए, फेल भी होना चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली उसने बोला कि पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये क्या है, बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी, बट मुझे तो फेल करना है वो, क्योंकि ए को पास करना है मुझे बस। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमने सीखा हुआ है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यस नो, यस। तो इसका मतलब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यस नो, यस। निकालो, क्या बोला, ओनली ए पास होना चाहिए, ओनली ए पास होना चाहिए, इसके अंदर ही है कि बी फेल होना चाहिए। कर दिया भाई मैंने। ठीक है, तो यहां से क्या निकालोगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। पहले कैसे निकलोगे, 1 - 5/7, so this simply become 2/7. Put the values. Probability of A is 3/7 into 2/7. Multiply कर दो 6/49. That's your answer. Easy, बहुत easy. ठीक है, समझ में आया? That's it. So दो इवेंट है, एटलीस्ट दो है ना यहाँ, तो दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। So the next part is only one of them passing the examination. Only one of them. उन दोनों में से कोई एक ही पास होना चाहिए। ये आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि लास्ट में हमने क्या सीखा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, ओनली वन इज सिलेक्टेड, कोई भी एक सिलेक्टेड होना चाहिए। सेम बात यहाँ पे है, कोई एक पास होना चाहिए। तो एक पास होने के दो केसेस बनते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस कि ए पास हो जाए, बी फेल हो जाए, और दूसरा केस मेरे पास सिंपल सा बनता है सर, ए फेल हो जाए और बी हो जाए मेरा पास। ए फेल हो जाए और बी क्या हो जाए, पास। तो कोई भी एक पास हुआ ना, ये सुनो, यहाँ पे ए पास हुआ, यहाँ पे बी पास हुआ, तो ये दो केसेस मेरे बन रहे हैं। यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे, सर ये भी इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकाल लो। 1 में से माइनस करो, क्या मिलेगा भाई, दिस इज 4/7। पुट द वैल्यूज, दिस इज 4/7 इंटू 5/7, so this become your 20 divided by 49। ठीक है, ये आ गया when A failed and B passed। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट इस इवेंट को बोल देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इस इवेंट को मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, दोनों का यूनियन चाहिए। और इंटरसेक्शन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, जो यहाँ पास हो रहा है वो यहाँ फेल हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट सा बन रहा है। तो डिसजॉइंट सेट है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जस्ट सॉल्व दिस। सो 6/49 प्लस 20 डिवाइड बाय 49, add them you get 26 divided by 49, and that's your final answer for this part 2। क्लियर। दूसरा तरीका, यहाँ दो आ चुके हैं या दो टर्म आ चुकी है, तो जो काम होना था वो हो चुका है, तो अब इनको ऐड करना है बस। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, सेम एज इट इज ऐसा ही है। ठीक है, बस प्रोबेबिलिटी देने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, सो इसमें आप 3 खुद से ट्राई करें। सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में राहुल स्पीक ट्रूथ 5 टाइम्स आउट ऑफ 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट राहुल स्पीक ट्रूथ इज 5/7 मुझे गिवन है। सिमिलरली फॉर द नेहा 9/10 इज देयर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करें, मतलब क्या है, वो सेम बात बोल रहा है भाई कि एक सेलेक्ट हो दूसरा ना हो, यानी एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है। तो ये भी हो सकता है ये सच बोले ये झूठ बोले, और ये हो सकता है कि ये झूठ बोले ये सच बोले। तो यही वाली चीज़ जो हम लास्ट 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं वही निकालनी है। ठीक है, द सेम इज इन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम परसेंटेज पे किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी में चेंज करना आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए अब इसका।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन आर हाफ 1/3 एंड 1/4। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं बोलूँ हाफ मुझे गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे गिवन है सर 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज गिवन एज 1/4। तो ये लिख देना। प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या, ए इवेंट क्या है, हिटिंग द टारगेट बाय मार्कमैन 1 एंड सिमिलरली 2 and 3। शो find the probability that one and only one of them will hit the target when they fire simultaneously। मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि उन तीनों में से कोई एक ही टारगेट को हिट करेगा। ओनली वन एंड ओनली वन बोला है कि तीनों में से कोई एक ही क्या करेगा, तीनों में से कोई एक ही टारगेट को हिट करेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका मतलब अगेन मेरे पास कितने केसेस पॉसिबल है, ठीक है, कि कोई भी एक करे। तो हो सकता है ना भाई ए टारगेट को हिट करे और बी और सी से ना हो। सिमिलरली चांसेस ये ऐसे हैं सर, ए से ना हो, बी कर दे और सी से भी ना हो। और एक चांस ये बन सकता है कि ए और बी से ना हो और सी ही टारगेट को हिट करे। यस सुनो, तीनों बारी बस 3 चांसेस है ना कि ए टारगेट को हिट करे बाकी 2 ना करे, क्योंकि इसने बोला कोई एक ही करना चाहिए। सिमिलरली बी कर दे बाकी 2 ना करे और सी कर दे बाकी 2 ना करे। ये मेरे से पूछा गया है, ठीक है। सो अब देखो इसी बात को, अब मेरे पास कितने इवेंट बने, 3। तो एक तो मैं इसको अलग अलग से निकाल सकता हूँ, पूरा अलग अलग से चेक कर सकता हूँ कि फर्स्ट मुझे निकालना है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाई। ए हिट करे और बी सी ना करे, तो मुझे इन तीनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट से एक चीज मुझे क्लियर होगी कि पहले भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ, सॉरी 1 माइनस हाफ इज हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस करो क्या मिलेगा, दैट इज 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए बट नॉट हिटिंग द टारगेट बाय बी एंड सी इज क्या होगी भाई, ठीक है। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहली बात तो ये आती है मेरे समझ में, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। सर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे, अब ये हिट करेगा नहीं करेगा इस बात पे इसका क्या फर्क पड़ता है। अगर इसने हिट कर दिया, ठीक है, इसने टारगेट को हिट किया, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसके पास अपनी एरो होगी, अपना जिस भी से टारगेट लगा रहे हैं ये मीन्स ऑल हैव देयर ओन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो वो इंडिविजुअली, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका हिट करने से इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो क्या होता है सर, इट्स वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकंड इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सॉरी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये चीज बताती है कि ए हिट करे और बाकी 2 ना करे, 3 इवेंट है सर, तो 3 टर्म्स, 3 चीजों को मल्टीप्लाई करने से एक सिंगल टर्म बनेगी, वो 3 टर्म मुझे निकालनी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, बी कॉम्प्लीमेंट इज 2/3, सी कॉम्प्लीमेंट इज 3/4, ठीक है। 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू अल्टीमेटली गेट 1/4। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के, इस सेकेंड इवेंट जो पॉसिबल है, एंड दिस बिकम योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सर हाफ ही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इट इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट दिस इज 3/4। सॉल्व इट, 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1/8। Similarly, the probability of A complement intersection B complement intersection C. So this is half into 2/3 into 1/4. 2 and 2 get cancel out, so ultimately get 1/12. सिंपल आ गया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी किस किस बात की आ गई भाई, जस्ट मिनट, कि कोई भी एक हिट करे, ए कर सकता है, बी कर सकता है, सी कर सकता है, मुझे टोटल चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंपली वही ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट को E1 बोल दो, इस इवेंट को E2 बोल दो एंड इस इवेंट को बोल दो E3, ठीक है। अगर आपको चीज़ें क्लियर होगी ना तो सिंगल लाइन, मतलब ये तीनों चीज़ें अलग अलग निकालने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो सिंपली कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। मैंने यूनियन क्यों लिया भाई, ये हो जाए, ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, तीनों हो जाए ना, कोई भी एक हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैंने बोला ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्या, सर बिल्कुल होंगे। यहाँ ए टारगेट को हिट कर रहा है, ठीक है, यहाँ बी कर रहा है और यहाँ पे सी कर रहा है, तो जस्ट वी हैव टू ऐड द
क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज 1/4 प्लस 1/8 एंड प्लस 1/12। सो एलसीएम क्या आएगा, 24, 6 प्लस 3 प्लस 2, सो 9, 11 डिवाइड बाई 24, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, दैट्स इट। ठीक है, और देखो ये अलग अलग निकालने के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि मैं डायरेक्टली लिखूंगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एंड ओनली वन हिट द टारगेट इज इक्वल टू क्या होगा, इस इवेंट को डायरेक्टली लिखो प्लस इस इवेंट प्लस दिस इवेंट, दैट्स इट। डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में करो, सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सो दैट्स इट। ठीक है, तो 3 दे 4 दे कितने भी इवेंट दे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मोस्टली 3 से ज़्यादा आपको इवेंट नहीं मिलते हैं, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो अगर फंडा क्लियर है तो फिर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कंसीडर्ड इक्वली लाइकली। भाई अगर मैं एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करता हूं तो मेरे पास आई थिंक आउटकम्स यही होती है। ठीक है, तो मैंने ये पहले से लिख दी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कंसीडर द टॉसिंग कॉइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसने बोला कि कॉइन था, मैंने 3 बार टॉस किया, तो उनमें से जो पहले 2 बार जो मैंने टॉस किया ना, उसको मैंने एक्सपेरिमेंट 1 बोल दिया। उसको मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट 1 बोला। ओके, एंड वंस एज सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो एक बार बचा, तो उसको जो मैंने टॉस किया उसको मैंने एक्सपेरिमेंट 2 बोल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड ए टेल। इसने बोला कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड एंड टेल आने की। भाई 2 हेड आने चाहिए और एक टेल आना चाहिए, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये मुझे बतानी है। ठीक है, और सिंपली मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इंटरसेक्शन टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब कंफ्यूजन हमें थोड़ी सी इस बात में हो सकती है कि सर उसने बोला कि पहले जो 2 कॉइन टॉस किए वो एक्सपेरिमेंट 1 है मेरा, और बाद में जो एक मैंने किया वो एक्सपेरिमेंट 2 है मेरा, तो उस बात से क्या सर आउटकम पे फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मैंने 2 कॉइन टॉस किया पहले, तो मेरी आउटकम्स क्या क्या हो सकती है सर? HH, TT, HT और TH। ये सुनो, ये 4 आउटकम्स होती है जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करता हूँ। क्लियर है? जब मैंने 3rd कॉइन टॉस किया तो उस पर क्या पॉसिबल हो सकता है? मे बी सर हेड आ गया हो, तो जब हेड आया तो यहाँ पे H लग गया। ठीक है, आइडेंटिफाई करो क्या ये 4 है, और हो सकता है टेल भी आए, तो अब यहाँ H की जगह T करके देखो, टोटल आउटकम्स क्या होगी? यही 8 आउटकम्स आ गया। दैट्स इट, सिंपल है, दैट्स इट। ठीक है, तब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड टेल क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 हेड कहाँ कहाँ है? ये सर 2 हेड एक टेल है, 2 हेड 2 हेड, बस इसके अलावा नहीं है सर कहीं पे भी, तो इट सिंपली बिकम 3/8। दैट्स योर आंसर। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, बट ये तो हो गया सिंपल सा वे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, कैसे? ठीक है, वैसे मन मार के क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो, दैट्स योर आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट E1 डिफाइन किया, यहाँ पे E2 डिफाइन किया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और मैं कैसे उसको उस तरीके से कर सकता हूँ? तो अगर ये 1 या 2 मार्कर आप डायरेक्टली आंसर लिखो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको डिटेलिंग देखनी है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट E1 था टॉसिंग कॉइन 2 टाइम्स। ठीक है, एंड देन द 3rd एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग वंस। ठीक है, एक बार मैंने टॉस किया, ये 2 इवेंट मुझे इसने दिए हैं। तो अब मुझे बताइए 2 हेड और एक टेल आने की क्या क्या चांसेस बन सकते हैं? तो वो चांस ये हो सकते हैं सर, पहले एक्सपेरिमेंट से अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मेरे पास 2 हेड मिले। ठीक है, इवेंट A1 से जो क्या मिले मुझे 2 हेड मिले, और इवेंट यहां से मुझे एक टेल मिल जाए, ये चांसेस हैं पहले। ये सुनो, यस। फिर चांस और क्या बन सकता है सर? ऐसा हो सकता है कि पहले से मुझे हेड और टेल मिले, और फिर सेकंड जो टॉस किया वहां से एक हेड मिल जाए। ये सुनो, क्या ये भी पॉसिबल है सर? वैसे पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और सिनेरियो पॉसिबल हो यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि 2 ही चीजें हैं जो यहाँ पॉसिबल हो सकती हैं कि फर्स्ट जो मैंने टॉस किया वहां से क्या मिले मुझे सर? 2 हेड मिले। ठीक है, और यहां से क्या मिले? एक टेल मिले जो सेकंड मैंने कॉइन टॉस किया, और पहले 2 एक्सपेरिमेंट से क्या हेड टेल मिले, और यहां से क्या मिले मुझे? हेड मिल जाए। दैट्स इज, ये मेरे चांसेस हैं इवेंट्स के होने के। तो पहले मुझे ये वाला बताइए, इसका क्या हुआ? 2 हेड इंटरसेक्शन 10, कि पहले से मुझे 2 हेड मिले। 2 हेड अब कहाँ से मिल सकते हैं? अब ध्यान से देखो,
पहले से 2 हेड, मतलब अगर मैं बात करता हूँ इवेंट E1 के बारे में, सो वहाँ पे मेरे पास सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेंगे सर? ये बनेंगे, दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों T हो सकते हैं, HT हो सकता है और TH हो सकता है, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या होगी? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर एक ही है, दैट इज 1/4, दैट्स योर आंसर। क्या चीज़ें क्लियर है? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या होगी सर? यही होगी, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, अब सेकंड इवेंट क्या है? टॉसिंग ए कॉइन वंस। तो अगर मैं इवेंट E2 के सैंपल स्पेस की बात करता हूँ तो दैट इज योर हेड एंड टेल, यस और नो? यस। यहाँ से प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए टेल आने की, सर वो सिंपली हाफ होगी, ये हम सब जानते हैं। तो इस इवेंट को निकालिए पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट इंटरसेक्शन टेल फ्रॉम द सेकेंड, सो दिस बिकम 1/4 इंटू 1/2 सिंपली 1/8, क्योंकि दोनों इवेंट साथ में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये कॉइन मैंने अलग टॉस किया है, ये 2 कॉइन अलग है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। चीज़ें क्लियर? होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज HT आना चाहिए फर्स्ट से, तो फर्स्ट से H और T आना चाहिए, मतलब ये 2 आउटकम्स पॉसिबल है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ HT फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट इज सिंपली 2/4 और वी कैन से सिंपली हाफ, yes or no? Yes. The next one is the probability of head. तो भाई जो टेल की प्रोबेबिलिटी होती है वही हेड की होती है, सो दिस ऑल्सो इक्वल टू हाफ। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट एंड हेड फ्रॉम द सेकेंड, सो दिस सिंपली बिकम योर 1/2 इंटू 1/2 दैट बिकम 1/4। नाउ हमें चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी कि 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। तो क्या हो गया? मतलब दोनों को ऐड कर दो, तो 1/8 प्लस 1/4, LCM is 8, so this become 1 plus 2 means this is 3/8। क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस आया? सो दिस इज द डिटेल मेथड कि जैसे हमें बोला गया है उस तरीके से मैं निकालूं कि भाई पहले मैंने इसको एक इवेंट माना है, इसको दूसरा इवेंट माना, देन तो टोटल आउटकम्स जो है इन दोनों से यही बनती है। अल्टीमेटली मेरी यही चीज़ें पॉसिबल होगी, इन दोनों को मर्ज करके देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे यही चीज़ मिलने वाली है। तो इससे मैं प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली निकाल लूँ या फिर इससे मैं ये से निकालूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। दोनों चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। सो और कुछ पूछा इसने? 3 हैड्स द 2 एक्सपेरिमेंट बीइंग इंडिपेंडेंट, और इसने बताया भी है लास्ट में भाई कि इंडिपेंडेंट है। सो बट लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे अंडरस्टूड होना चाहिए चीज़ें। तो इसने बोला 3 हेड आने चाहिए। अब 3 हेड आने के चांसेस क्या है? 1/8। और वो क्या बन सकता है कि भाई फर्स्ट से भी 2 हेड आए और सेकंड से भी हेड आए, बस ये चांसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट से 2 हेड कब आएंगे सर? एक ही चांस है, मीन्स 1/4, और सेकंड से हेड आने की चांस ही हाफ, तो सिंपली बिकम 1/8। तो आप चाहे यहाँ से निकालो या ऐसे निकालो, वो आपकी चॉइस है, दैट्स सेम आंसर। होप सो इट इज क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए। सो अब बात करेंगे इस एक्सरसाइज के आपके टाइप 1 क्वेश्चन ही चल रहे हैं, टाइप 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, अदरवाइज लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्या बोला इसने भाई? स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट। भाई एक स्टूडेंट है, वो एग्जामिनेशन दे रहा है 4 सब्जेक्ट में, एंड द सब्जेक्ट आर ABCD। इट्स चांसेस ऑफ पासिंग A इज 4/5। भाई वो सब्जेक्ट A में पास हो जाएगा, इस बात के चांसेस है 4/5। सब्जेक्ट B में आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे ABCD, जैसे उसने बोला सब्जेक्ट ABCD, तो आप इवेंट E1, E2, E3, 4 या कुछ और वर्ड आप यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। मैं जस्ट समझा रहा हूँ चीज़ें। A में पास होगा इस बात के चांस है 4/5, B में पास होगा इस बात के चांसेस है सर 3/4, और सब्जेक्ट C में पास होगा इस बात के चांसेस है 5/6, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देना P पासिंग A, पासिंग B, पासिंग C, आप इसको ऐसे डिनोट कर लेना। एंड फॉर D इट इज 2/3, ठीक है। टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन A। भाई क्वालिफाई करने के लिए उसको A में तो पास होना ही होना है, ठीक है। और साथ में क्या बोला? एंड एटलीस्ट 2 अदर सब्जेक्ट, व्हाट इज द पॉसिबल दैट ही क्वालिफाइज, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज दैट ही क्वालिफाइज। तो इसने बोला कि भाई अगर उसको 4 एग्जाम उसने दिए, ठीक है, 4 पेपर है मेरे, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए इस वाले सब्जेक्ट में तो पास होना ही होना है, ठीक है। इसमें फेल तो फेल, ठीक है। एंड देन मेरे पास नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट जो हैं, इनमें से एटलीस्ट 2 में वो पास हो जाए, कम से कम 2 में वो पास हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्टूडेंट है, तो लेट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई निकालनी मुझे, बताइए क्या होगी।
कितने केसेज आपके पास बन रहे हैं? सर ए में तो पास होना चाहिए, यहाँ पे केस की बात नहीं हो रही, ए में तो पास होना ही होना चाहिए, ठीक है, ए में तो पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो केस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए में पास हो जाए, बी में भी हो जाए, सी में हो जाए, बट डी में फेल हो जाए, तो चलेगा क्या? सर बिल्कुल चलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ए में पास हो जाए, बी में पास हो जाए, सी में फेल हो जाए, डी में पास हो जाए, चलेगा क्या? सर बिल्कुल चलेगा। कोई एक में फेल हो रहा है, बाकी 3 में पास हो रहा है, तो चलेगा। ए में तो पास होना ही होना चाहिए, बाकी कोई 2 देखने हैं मुझे, तो हो रहा है सर। एक चांस ये बन सकता है कि ए में पास हो, बी में फेल हो, सी डी में पास हो जाए, कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मेरे पास चांस है कि अगर वो चारों में पास हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या सर? तो उसने बोला कम से कम 2 सब्जेक्ट में ए को छोड़ करके पास होना चाहिए। सर कम से कम 2 फॉलो कर रहा है, सो ये भी कंडीशन सही है। तो ए में तो पास होना ही होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक में पास हो जाए, एक में फेल हो जाए तो भी चलेगा, एक में फेल करा दिया हमने भाई, लेकिन सब में पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी चलेगा। तो ये 4 केसेस पॉसिबल है मेरे पास जब उसने बोला स्टूडेंट क्वालिफाई। क्वालिफाई करने का तरीका ए में पास होना चाहिए, बाकी 3 में से कोई 2 में पास, कम से कम एटलीस्ट एनी 2, ठीक है। तो एटलीस्ट एनी 2 में ये मैंने 2 में पास करवाया उसको, फिर 3 में पास करवा दिया, तो 4 केसेस मेरे पास बन सकते हैं। मींस दिस प्रोबेबिलिटी इज सिंपली इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट केस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? यस। द सेकंड चांस बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी। सिमिलरली द लास्ट 2 means the probability of A intersection B complement intersection C complement, sorry, intersection D, and the last one is your probability of A intersection B intersection C intersection D. Just values put करनी है, solve करना है मुझे, ठीक है। ये कि इवेंट कंप्लीट हो चुका है, इंडिपेंडेंट इवेंट है चारों, ठीक है। और ये अलग अलग केसेस जो मैंने बताया, केसेस को क्या करना है? ऐड करना है, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज नहीं करते हैं। आई बात समझ में? रखो वैल्यूज फटाफट से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है सर? 4/5, बी क्या है सर? इट इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है सर? 5/6, मुझे चाहिए डी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट निकालो क्या होगा? 2/3, 1 - 2/3 दैट इज 1/3, पुट द वैल्यूज 1/3। सिमिलरली होप से सॉल्व कर सकते हो, 10 वैल्यूज पुट करनी है, सबके कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और ऐड कर देना है मल्टीप्लाई करके, सच गेट योर आंसर। तो चीज़ें सिर्फ जो समझाना है वही है बस, ठीक है। क्वेश्चंस बड़े हो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। 3 की जगह 4 इवेंट दे दिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे केसेस बनाने आने चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू द बॉल्स, और वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं, तो होप शो हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। A bag contains 4 white balls and 2 black balls। भाई एक बैग में जो है मेरे पास व्हाइट बॉल्स हैं सर 4 और ब्लैक बॉल्स हैं सर 2, मतलब टोटल है मेरे पास 6। अनदर कंटेन्स 3 white and 5 black। एक और दूसरी है भाई, उसमें व्हाइट है 3 और ब्लैक है मेरे पास 5, मीन्स टोटल है यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं बैग 1 की, और ये बात कर रहे हैं हम बैग 2 के बारे में, ओके। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों बैग से मैंने एक एक बॉल को निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही क्या होंगी? वाइट बॉल होगी। तो मुझे बताइए फर्स्ट बैग से, लेट मैं इसको W1 B1 और इसको W2 B2 से डिनोट कर लेता हूँ, तो आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा कौन सा बैग 1 से कौन सा बैग 2 से। मुझे चाहिए कि मैंने एक बॉल यहाँ से निकाला, एक बॉल यहाँ से निकाला, दोनों क्या होने चाहिए? वाइट बॉल होने चाहिए। तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन द फर्स्ट बैग क्या होगी? सर व्हाइट बॉल है 4, टोटल है 6, सिंपली बिकम 2/3। ये सुनो बहुत आसान है सर। सेकंड बैग से व्हाइट बॉल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर व्हाइट है 3, टोटल 8, तो 3/8। मुझे निकालनी है कि जो दोनों बॉल निकाली वो कैसी होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। अब मुझे बताइए दोनों डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? सर अलग अलग बैग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इससे मैंने बॉल निकाली, इसमें इस बात पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट और निकालना क्या है कि दोनों व्हाइट होनी चाहिए, मतलब इसमें भी व्हाइट इसमें भी व्हाइट, तो दोनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। तो इस केस में क्या करोगे? जस्ट मल्टीप्लाई देम, 3 and 3 get cancel out, 2 4s are 8 means 1/4 is your answer for this one. Easy, it's very easy. The second part इसने बोला both are black, खुद से करोगे, ठीक है। तो both are black, write me in the comment section,
ठीक है, तो जहां वाइट दी है वहां ब्लैक निकाल लेना। दिस 2/6, 5/8 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। द लास्ट वन इज वाइट एंड द अदर इज ब्लैक। ये भी सेम है जैसी मेरी पहले थी, एक वाइट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो दो केसेस क्या बन सकते हैं इसके, सर पहले से वाइट मिल जाए मुझे और दूसरे से क्या मिले, ब्लैक। और चांसेस है सर पहले से ब्लैक मिल जाए और दूसरे से क्या मिले, वाइट। ये दो चीजें पॉसिबल है कि नहीं, दो केस पॉसिबल है कि नहीं, यस और नो, यस। एक पास हो जाए एक फेल हो जाए, वही वाला केस है, सेम तरीका, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ one is white and one is black is and another is black। किसके इक्वल होगा, दो केसेस है सर। फर्स्ट केस W1, फर्स्ट से वाइट हो, फर्स्ट से वाइट मतलब 2/3, तो दो बॉल निकाली है मैंने, सेकंड से ब्लैक तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, सेकंड से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/8। अब करोगे प्लस क्योंकि दो बॉल हो चुकी है। अब दूसरा केस बन रहा है सर फर्स्ट से ब्लैक हो, फर्स्ट से ब्लैक मीन्स 2/6 और सेकंड से क्या हो, वाइट हो मीन्स 3/8। नाउ सॉल्व दिस, ठीक है। 2 3 जा 6, सो 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, तो 5/12 प्लस दिस इज 1/8, 24, सो 10 प्लस 3 इज 13/24 इज योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से कर सकते हो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्या बोला देखो इसने, ए बैग हैज़ 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब मेरे पास रेड और ब्लैक है सर, रेड और ब्लैक है एंड 4 रेड एंड 5 ब्लैक इज देयर, मीन्स टोटल 9 आते हैं इन द फर्स्ट बैग। एंड द सेकंड बैग हैज़ 3 रेड एंड 7 ब्लैक, 3 रेड एंड 7 ब्लैक। One ball is drawn from the first and the 2 from the second। यहाँ से मैंने एक बॉल निकाली सर और यहाँ से मैंने कितनी बॉल निकाली, 2 बॉल्स निकाली, ठीक है। Find the probability that out of 3 balls 2 are black and 1 is red। भाई 3 बॉल जो मैंने निकाली, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, उनमें से 2 क्या होनी चाहिए सर, मेरी ब्लैक होनी चाहिए और एक मेरी रेड होनी चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछी गई है, 2 ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। कैसे कैसे बन सकते हैं सर, यहाँ से तो एक ही बॉल निकलने वाली है, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, या तो वो रेड हो सर या फिर वो ब्लैक हो, यही पॉसिबिलिटीज है, यस और नो, यस। यहाँ से 2 बॉल निकलने वाली है, अब मुझे 2 ब्लैक चाहिए, तो जब यहाँ से रेड निकले तो यहाँ से दोनों ब्लैक आनी चाहिए, यहाँ से क्या आनी चाहिए सर, दोनों ब्लैक आनी चाहिए, यस और नो, यस। इन मीन्स मैं बोल सकता हूँ ब्लैक ब्लैक होनी चाहिए। और यहाँ से जब मैंने ब्लैक निकाली तो यहाँ 2 ब्लैक चाहिए, तो मतलब यहाँ से एक रेड होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे केस बनना चाहिए, यस और नो, यस। सो ये मेरे पास 2 चांसेस है। अब ये हो सकता है कि सर रेड ब्लैक, ये ब्लैक रेड होगा तो भी चलेगा क्या, सर बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ 2 बॉल निकाली है तो यहाँ से अपने आप ही ये एडजस्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट केस लेता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन 2 ब्लैक, ठीक है, कि पहले से रेड आए और दूसरे से क्या आए, 2 ब्लैक आए। इसी बात को PE करके जैसे हम डिनोट करते कर लेना, और E को बोल देना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम द सेकंड बैग। तो पहले से मैंने रेड बॉल निकाली, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम द सेकंड बैग। R1 इसको B2 से डिनोट कर लो, ठीक है। सो फर्स्ट से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, सिंपली 4/9। अब बात चलते हैं सेकंड के ऊपर। अब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल। मैंने 2 बॉल निकाली है सर, कितनी निकाली, 2। कितने वे से निकाल सकता हूँ सर, टोटल बॉल्स है मेरे पास 10, तो मैं इसको 10C2 वे से क्या 2 बॉल्स को निकाल सकता हूँ, यस और नो, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए सर, यहाँ पे दोनों ब्लैक चाहिए, तो 7 है, 7 में से कोई 2 निकालो, 7C2। क्या ये कॉम्बिनेशन वाला याद है, यस और नो, यस। या फिर इसी बात को करने का दूसरा तरीका, चलो पहले इसको सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ दूसरा तरीका, ठीक है। दिस इज 4/9 और आई थिंक कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है। 7C2 को डायरेक्टली सॉल्व करना, एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। क्या होता है, मैं लिखूंगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल एंड ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो दिस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
5 6 और 5 फैक्टोरियल, सॉरी 7 6 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। 7 6 बचता है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं कि भाई 7 × 6 जितना नीचे है उतने टर्म्स ऊपर खोल दो, 7 × 6 और नीचे हो जाएगा 2 × 1। सिमिलरली होल डिवाइड बाय दिस, 10 × 9 डिवाइड बाय 2 × 1। ये तो हो गया इससे कैंसिल आउट, ठीक है। अब बाकी देखो क्या हो रहा है कैंसिल आउट। 2 3 जा 2 5 जा, बस ऊपर क्या है 4 7 3, 7 3 जा 21, 4 8 84 हो गए तो डिवाइडेड बाय, नीचे है 9 and 9 और 5, 81 × 5, सो दिस इज 405। सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इस बात की कि पहली बॉल रेड होगी पहले बैग से और दूसरे बैग से क्या आएगी, 2 ब्लैक बॉल आएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मैं 3 इवेंट की तरह अगर ट्रीट करूँ इसको, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लैक इंटरसेक्शन ब्लैक, इसकी तरह, ठीक है। अब तीनों है तो कैसे हैं सर, अब ये वाला जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये अलग बैग से निकाला तो दैट सिंपली बिकम, सर ये हो जाएगा मेरा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 इनटू, अब यहाँ से मैंने ब्लैक बॉल निकाली, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, ये होगी सिंपली 7/10। अब एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल ली, अब 2 इकट्ठे निकाली मतलब मैंने रिप्लेसमेंट नहीं की, रिप्लेसमेंट नहीं की तो बाकी कितनी बची सर, टोटल बची 9, टोटल कितनी बची सर 9 बची, और ब्लैक एक कम कर चुका हूं मैं तो कितनी बची 6, तो दिस बिकम 6/9। देखो ये से कैंसिल आउट हो चुका है, 7 × 6 डिवाइड बाय 10 × 9, सेम कॉन्सेप्ट है, सोल्व करोगे तो सेम, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 21 × 4 84 एंड 9 9 जा 81 × 5 इज 405, सेम। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो पहला केस मेरा डन हो चुका है। सेकंड केस के ऊपर चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी सर 5/9। अब सेकंड से रेड और ब्लैक कोई भी हो सकती है, तो रेड कितनी है मेरे पास सर 3 है, तो 3 में से कोई एक मुझे सिलेक्ट करनी है 3C1, और फिर मुझे सिलेक्ट कर लेना है क्या ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है 7C1 सिलेक्ट कर ली, और टोटल क्या होगा सर, इट सिंपली बिकम, मुझे 10 में से कोई 2 ही निकालने हैं, 10C2 से चीजें क्लियर रहेगी, ऑप्शन इज क्लियर, ठीक है। तो टोटल तो ये रहेगा ना 10C2, ऊपर मुझे चेक करना है बस कि एक मुझे रेड लेनी है और एक मुझे ब्लैक लेनी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये वाला केस लगाएं, तो ये वाला भी बताऊंगा, पहले इसको देखो, ठीक है, सॉल्व करो बस इसको। तो 5/9 एज इट इज, 10C1 मतलब, और सॉरी 3C1 इट्स सिंपली 3, 7C1 इट इज सिंपली 7, 10C2 10 × 9 और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 × 1 इज ऊपर, सॉल्व कर लो बस इसको। सो 3 3 जा 9, इट्स ओके, 2 5 जा 10, 5 and 5 गेट कैंसिल आउट, बस 7 डिवाइड बाय 27। तो ये की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात बच्चों के दिमाग में, सर ऐसे निकालें तो, सर ऐसे निकालो तो दूसरे केस में क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ मत कर देना फिर, जब हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, कि क्या क्या है मेरे पास केस दूसरा, रेड ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए मेरे पास एंड देन रेड ब्लैक, ऐसा पॉसिबल है। और एक केस मेरा फिर ये भी बनेगा ब्लैक ब्लैक एंड रेड, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से ये वाली टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि मेरा इवेंट पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, अल्टीमेटली बात एक ही पड़ेगी, दोनों का डबल, ये जो 2 आया ना बस ये 2 ही डिफरेंस करेगा। तो ये निकालोगे तो क्या होगा, पहले से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी सर 5/9, फिर रेड आने की सर ये हो जाएगा 3/10। अब मैंने एक रेड बाहर कर दी तो अब ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक 7 ही है बट एक बॉल कम मतलब 7/9। सिमिलरली इसको निकालो, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी सर 5/9 ही होगी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी दिस इज 7/10 इज देयर, एक मैंने निकाल ली तो टोटल बची 9 और रेड तो 3 ही है, ठीक है। दोनों सेम देखो, कोई फर्क नहीं है, नीचे 9 10 9 9 10 9, ऊपर देखो 5 7 3 5 7 3, दोनों को ऐड करोगे तो ये इंटू 2 आ जाएगा, सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। दोनों बातें एक ही है, दैट्स इट, ठीक है। 2 रिजल्ट आए, इनको ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकालना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 14 आप कर सकते हो, इट्स इजी। $15 हो जाएगा,
ठीक है, बाकी सब आप कर सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 से 18, 19, 20, 21, ओनली 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन से हम छोटा सा लेक्चर एक और करके इसको कर लेंगे कंप्लीट। सो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ एंड देन हम क्लास ओवर करते हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 white। मेरे पास वॉल्स हैं बस 3 whites, रेड है सर 3, ग्रीन है 4 और ब्लैक है मेरे पास 4 अगेन। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के मैंने 2 बॉल निकाली हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों जो बॉल होंगी वो अलग अलग कलर की होंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? सो अलग अलग कलर मतलब ये कॉम्बिनेशन बन सकता है सर, वाइट रेड हो, फिर वाइट ग्रीन भी हो सकता है और वाइट ब्लैक भी हो सकता है। सिमिलरली रेड ग्रीन हो सकता है, ठीक है, ग्रीन ब्लैक हो सकता है, रेड ब्लैक हो सकता है, इनका उल्टा भी पॉसिबल है। देखो कितने सारे केसेस बन रहे हैं। ठीक है, यस और नो सर बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या मुझे ऐसे करना चाहिए? नहीं, जब केसेस ज़्यादा बन रहे हों, ठीक है, जब केसेस ज़्यादा बन रहे हो तो थोड़ा सा इसका कॉम्प्लीमेंट वे से सोचो कि सर ये बॉल है डिफरेंट कलर की बात कर रहे हैं, तो बॉल्स या 2 बॉल निकालूंगा, या तो वो डिफरेंट कलर की होगी या सेम कलर की होगी, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल ऑफ सेम कलर, अगर मैं सेम कलर के बारे में बात करता हूं तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कितने केसेस पॉसिबल है? सर ये हो सकता है दोनों बॉल जो हो वाइट हो, दोनों रेड पॉसिबल है सर, दोनों ग्रीन पॉसिबल है, दोनों ही ब्लैक पॉसिबल है। और जब मैंने 2 बॉल निकाली है तो इनके बीच में प्रोडक्ट आएगा, और भाई अलग अलग कर रहे हो तो इनके बीच में क्या आएगा? सम आएगा। मीन्स ये पूरा इवेंट जो है वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा अदर इवेंट्स के, और ये इंडिविजुअल जो होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, और जब मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये सुनो, यस, ठीक है। सो दैट्स इट। बस वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? इट्स 3 बाय टोटल कितनी है सर? 8 + 6 मीन्स 14। सो दिस इज 3 बाय 14 इंटू, एक बॉल मैंने निकाल ली, वाइट एक कम होगी तो दिस बची 2 डिवाइड बाय 13। सिमिलरली आप सबके साथ ऐसा कर सकते हो। रेड कितनी है सर? दिस इज 3 बाय 14 इंटू 2 बाय 13। ग्रीन बताइए सर 4 है, सो 4 बाय 14 इंटू 3 बाय 13। और सिमिलरली फॉर द ब्लैक 4 बाय 14 इंटू 3 बाय 13। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। नीचे सबके सेम है, ठीक है, ऊपर वालों को ऐड कर लो बस। ये 6, ये भी 6, 12 24 एंड 12 36। दिस इज 36 डिवाइड बाय 14 इंटू 13। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 14 3 जा 42, कैरी 4 182। सो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई सर? सेम कलर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर, तो 1 माइनस दिस, सॉल्व कर लो बस। 182 माइनस 36 डिवाइड बाई 182, जो भी आपका आंसर आएगा दैट्स योर आंसर। ठीक है, इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। सो दैट्स इट। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन से वो छोटा सा लेक्चर बना देंगे, वो 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर मैं ज़्यादा करवाता हूँ तो अब यहाँ पे भी देखो कॉन्सेप्ट जो था 10-15 मिनट का ही था, क्वेश्चन हमने ज़्यादा किए थोड़े से ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक में हम कंफर्टेबल हो जाए, दैट्स इट। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।